अस्सलाम वालेकुम। आई एम नसीबुल्ला, बीएमसी एमबीबीएस स्टूडेंट एंड एचएससी स्कॉलर। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बेसिकली जो हमारी ज़्यादा फोकस रहेगी वो सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ट्रांसीडेंटल फंक्शन। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं वो, और कंपोजिट फंक्शंस के हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो कम्प्लीटली इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। और याद रखें, फंक्शन जो है वो एचएससी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो इसलिए इसका कंसेप्ट और इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम सेट से स्टार्टअप ले लें कि सेट है क्या, क्योंकि हम पहले सेट को पढ़ेंगे फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब हम जाके फंक्शन को इजीली हम समझ सकते हैं। बेसिकली सेट किसके कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट। यानी हमारे पास वेल डिफाइंड चीज़ों का कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। उसमें से हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें से हमारे पास लेटर्स भी हो सकते हैं, उसमें से हमारे पास पर्सनस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? ज़्यादातर हमारे पास नंबर है, मैथमेटिक्स है, उसमें हम यहाँ पे जो इस पोर्शन में हम बेसिकली नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेट है, अब यहाँ पे दिया है a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 और ये b, तो इसको हम सेट a कहेंगे, इसको हम सेट b कहेंगे। तो बेसिकली ये सेट का आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट और उसका डेफिनेशन या उसका जो एग्जांपल है वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है? बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन है। प्रोडक्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, कार्टेशियन सिंपली हमारे पास सेट का मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। अब ये इसमें मल्टीप्लिकेशन होती किस तरह है? अब बाकी नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब सेट का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब वो करते किस तरह है? जिस तरह यहाँ पे लिखा है a मल्टीप्लाई b। अब यहाँ हमारे पास दो सेट है, एक a और एक b है। a हमारे पास 1 2 3 और b हमारे पास 1 2 है। अब सिंपली इसमें जब प्रोडक्ट हम करेंगे तो इस तरह के हम सेट बनाएंगे। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम इस 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस 3 को हर एक के साथ जो इस सेट में मौजूद होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 हमारे पास एक सेट, फिर 1 2 दूसरा सेट, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 3 1 और 3 2। इस तरह के हमारे पास कम्प्लीटली एक सेट बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसमें से ये जो छोटे छोटे सेट दरमियान में से बने हुए हैं, इसमें से ये जो ईच है, अब 3 2 3 1 2 2, तो इसमें से जो फर्स्ट वन है इसे क्या कहते हैं? डोमेन। इसे क्या कहते हैं? डोमेन। और जो ये सेकंड वन है ये हमारे पास रेंज। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें फर्स्ट वन सेकंड वन क्या है, तो इसमें ये डोमेन है और ये रेंज है। बाकी हम डोमेन रेंज के बारे में तफसील से आगे हम कम्प्लीटली हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डोमेन है क्या, रेंज है क्या, क्योंकि ये मेजर कंसेप्ट है। और अगर सिंपली यहाँ पे हम नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, अब इससे हम समझते हैं अपने कंसेप्ट को, फिर इसको आगे जाके हम फंक्शन पे भी हम अप्लाई करेंगे कि उसके डेफिनेशन को भी इसी कंसेप्ट से समझेंगे, इसी क्वेश्चन से समझेंगे, और इसमें हमें इनपुट और आउटपुट का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, यानी डोमेन रेंज का। अब सिंपली जो फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे तो उसको आप एक मशीन समझें, यानी फंक्शन एक हमारे पास एक मशीन है। अब हम उसे क्या देंगे? इनपुट देंगे, तो वो हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। उसको हम इनपुट दे रहे हैं, वो हमें क्या दे रहा है? आउटपुट। अब जो इनपुट दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? डोमेन। और जो आउटपुट वो देगा हमें उसे हम क्या कहेंगे? रेंज। तो ये आउटपुट और ये इनपुट, तो और दरमियान में हमारे पास जो मशीन है वो क्या है? वो फंक्शन है। अब अगर हम एक सिंपल सा एक इक्वेशन ले लें, यानी 2x² + 1, ये अभी हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इसका अब फंक्शन अगर हम सिंपली अब इस x की जगह 1 ले ले, यानी इस x की जगह हम क्या ले ले? 1 ले ले। यानी अब x को हम क्या इनपुट दे दे? 1 का इनपुट दे दे। ये हमारे पास क्या है? 1। ओके, x की जगह हमने 1 लिख दिया।
और 2 ये हो गया स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास 3। तो उसने हमें आउटपुट क्या दिया, 3 दिया। अब हम अगर x की जगह 2 रख लें, x की जगह क्या रख लें, 2 रख लें, यानी हम इनपुट क्या दे रहे हैं, इनपुट 2 का दे रहे हैं, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1 इक्वल टू, अब 2 2 4, तो 4 आया, फिर उसके बाद 4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 ये हमारे पास 9। यानी जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसका हमें आउटपुट मिल रहा है। अब इसको हम अगर फंक्शन के थ्रू इसको डिफाइन करें या उसको शो अप करें, अब सिंपली ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास क्या है, 1 2 3, ओके। इसमें हमारे पास क्या है, 3 5 9 और 10, ठीक हो गया ये है। अब इसमें हमारे पास अब सिंपली एक और स्टेप भी हम जाएंगे, यानी x इज इक्वल टू 3 अगर हमारे पास हो, तो इसमें x की जगह हम क्या लगाएंगे, 3, और ये 2, 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अब 3 स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 ये हमारे पास 19, तो ये हमारे पास क्या रहा है, ये 19। इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, 19 में ये यहाँ पे शामिल कर देते हैं, ओके। तो ये हमारे पास 2 सेट हैं, इसमें 1 2 3, और दूसरा हमारे पास 3 5 9 10 और 19। अब सिंपली फंक्शन को हमने समझना क्या है, फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन है। अब ये देखिए हमने इनपुट क्या दिया, 1 दिया, उसने हमें क्या दिया आंसर, 3 आउटपुट, यानी 1 का 3 के साथ रिलेशन है। 1 का किसके साथ रिलेशन है, 3 के साथ रिलेशन है। अब फिर हमने इनपुट क्या दिया, 2 दिया, उन्होंने हमें आउटपुट क्या दिया, 9, तो 2 का 9 के साथ हमारे पास रिलेशन है। उसके बाद हमने इनपुट क्या दिया, 3 दिया, उन्होंने आउटपुट क्या दिया, 19, तो 3 का 19 के साथ रिलेशन है, ठीक हो गया। यानी हर एक का अपना रिलेशनशिप दूसरा सेट बी के साथ बन गया। अब यहाँ तक तो आपने याद रख लेना है कि ये बेसिकली फंक्शन एक रिलेशनशिप है सेट ए का सेट बी के साथ। अब बाकी हम किसको हम फंक्शन कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, वो यहाँ पे मैंने 4 आपको मजीद एग्जांपल दिया, उससे मजीद हम फर्दर इसको समझेंगे। ये एक छोटा कंसेप्ट आज इसे ज़हन में याद रखना है। यहाँ पे आप आए, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपको कि अ फंक्शन इज रूल मैपिंग corresponding फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक रूल मैपिंग है किससे, सेट ए से सेट बी, सेट ए से बी, ए से बी, ए से बी, ठीक हो गया। यानी रूल मैपिंग हमारे पास सेट ए से सेट बी होगा। फंक्शन बेसिकली इज अ रूल मैपिंग corresponding फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, इस पॉइंट को आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। यानी सेट ए का जो हर एक एलिमेंट है इज़ यूनिक इन सेट बी, यानी जो हमारे पास सेट ए का हर एक एलिमेंट है उसको सेट बी में यूनिक होना पड़ेगा। अब किस तरह यूनिक होना पड़ेगा वो भी हम इन 4 डायग्रामों से अब यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली अब इसमें हम देखेंगे कि फंक्शन इनमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ये हमारे पास सेट ए सेट बी, सेट ए बी है, ओके। अब सबसे पहले हमने याद रखना है कि जो हमारे पास सेट ए होगा उसका हर एक जो एलिमेंट है, जो भी नंबर होगा, वो ज़रूर उसका रिलेशनशिप होगा किसके साथ, बी के किसी भी एक एलिमेंट के साथ होना लाजमी है। अगर उनमें से किसी एक का भी रिलेशनशिप बी सेट के साथ नहीं है तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं है, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास नंबर 1 पॉइंट रहा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे 1 का रिलेशनशिप किसके साथ है, 4 के साथ, 2 का हमारे पास 5 के साथ, 3 का हमारे पास यहाँ पे इन्होंने रिलेशनशिप नहीं दी है, तो ये सिंपली हमारे पास क्या है, फंक्शन नहीं है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या बात की कि हमारे पास सेट ए का जितने भी ईच एंड एवरी एलिमेंट यूनिक होना चाहिए सेट बी में, यानी उसका रिलेशनशिप ज़रूर किसी न किसी एक से होना चाहिए सेट बी में।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का रिलेशनशिप 4 के साथ है, 2 का रिलेशनशिप 4 के साथ है, 3 का रिलेशनशिप 5 के साथ है। अब यहाँ पे दो बातें हम समझेंगे। एक तो ये कि सेट ए के यानी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एक रिलेशनशिप हो सकता है। मतलब जिस तरह 1 का रिलेशनशिप 4 के साथ है तो 2 का रिलेशनशिप भी 4 के साथ है, तो कोई इशू नहीं है, हो सकता है। तो और दूसरी बात इसमें हम क्या देखेंगे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सेट बी है उसमें से 4 का तो रिलेशनशिप इन दोनों के साथ बन रहा है और 3 का 6 के साथ बना, तो 5 रिमेनिंग रहेगा। तो क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल। मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि बी का हमारे पास यूनिक होना हो ए में। मतलब बी का रिलेशनशिप है यानी सेट बी का किसी भी एलिमेंट का अगर रिलेशनशिप है या नहीं है तो उसका फंक्शन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। मेन हमने ए को देखना है, यानी ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट का हमारे पास ज़रूर रिलेशनशिप होना चाहिए किसके साथ? बी के साथ, किसी भी एलिमेंट के। तो इसमें हमारे पास अब दोनों बातें आ गई कि एक तो ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ पे रिलेशनशिप बना रहे हैं, दूसरा उसका हमारे पास यानी सेम हो सकता है, यानी रिलेशनशिप किसी एक सेम नंबर से हो सकता है। बी में हमारे पास अगर कोई किसी का रिलेशनशिप नहीं है तो कोई इशू नहीं, तो इसको हम फंक्शन कह सकते हैं क्योंकि इसका हर सेट का जो भी जितने भी नंबर्स है उनका रिलेशनशिप सेट बी में है और वो यूनिक है। फिर उसके बाद सेट ये नंबर 3 पे हमारा है, तो नंबर 3 पे हमारे पास क्या है? 1 है उसका रिलेशनशिप 4 के साथ है, 2 है उसका रिलेशनशिप 5 के साथ है, 3 है उसका रिलेशनशिप 6 के साथ है। यानी जो सेट ए है वो उनके तमाम नंबर जो हैं वो हमारे पास क्या है? रिलेशनशिप बना रहे हैं बी सेट में। तो ये हमारे पास क्या है? ये फंक्शन है। अब नंबर 4 है, नंबर 4 में क्या है? अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? 1 का रिलेशनशिप 4 के साथ, 2 का रिलेशनशिप 4 के साथ, 3 का रिलेशनशिप 6 के साथ। अब वहाँ पे हमने क्या किया था कि इनका आउटपुट क्या है? 4, ये 4। अब यहाँ पे उलट है, यानी हमारे पास ये 4 का और 1 का 4 3 2 का, तो सिंपली यहाँ पे उलट किया गया है। मीन अगर हम इनपुट दे दे ये तो हमें आउटपुट ये नहीं मिल सकता। इसकी जगह अगर हम एक और सेट लेके सिंपली, उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। ये हमारे पास 1 है, ये 2, ये 3, इसमें ये हमारे पास 4 5 6, ठीक हो गया। अब इसका रिलेशनशिप हमारे पास इसके साथ बन जाएगा 3 का 6 के साथ। अब सिंपली इस बात को अगर आप इधर समझिए, ये हो गया और ये, यानी हमारे पास अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके साथ। अब यहाँ पे हमने क्या कहा? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए उसका यूनिक होना बी में ज़रूरी है। अब देखिए 1 का 4 के साथ, 2 का 4 5 दोनों के साथ है, 3 का 6 के साथ। लेकिन अब इनका तो सही, ए का तो 4 के साथ रिलेशन ठीक हो गया, समझ आ गया। 3 का 6 के साथ रिलेशन ओके ठीक है। अब 2 का रिलेशन हमने यहाँ पे कहा कि उसका यानी सेट ए में 1 और 2 का सेम के साथ रिलेशन हो सकता है, यानी एक ही नंबर के साथ दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन एक का 2 के साथ रिलेशनशिप नहीं हो सकता एट अ टाइम। मीन जिस तरह के 2 हैं इसका रिलेशनशिप 4 और 5 एट अ टाइम दोनों के साथ नहीं हो सकता, या वो 4 के साथ होगा या 5। क्योंकि जहां हम उधर ऑपरेटर की जो हमने क्वेश्चन जिक्र किया उसमें जब हम इनपुट देंगे 2 का तो हमें आंसर तो एक ही मिलेगा, या तो 4 मिलेगा या 5 मिलेगा। आंसर हमें आउटपुट क्या मिलेगा? एक मिलेगा। तो इस वजह से हम ये 2 नहीं लिख सकते, तो हम सिंपली क्या कहेंगे? ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट, और मैंने ज़्यादा जोर इसी वजह से इस पोर्शन पे दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, और जब तक हमें फंक्शन का कंसेप्ट ना हो बाकी जितना भी रिमेनिंग इसका पोर्शन है पढ़ते रहेंगे उसका हमें फ़ायदा कोई नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अब वो क्या है? ट्रांसीडेंटल फंक्शन बेसिकली अ फंक्शन विच इज़ नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब बेसिकली ऐसा फंक्शन जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना हो। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता था? उसमें हमारे पास कांस्टेंट भी होते थे, उसमें से हमारे पास वेरिएबल होते थे, उसके कोफिशिएंट थे, और जो अलजेब्रिक ऑपरेटर थे उससे मिले होते थे। लेकिन इसमें हमारे पास इस तरह नहीं होगा कि स्पेशली कांस्टेंट होगा, फिर हमारे पास उसमें कोफिशिएंट वेरिएबल, तो ये उस तरह का नहीं है। इसमें सिंपली हमारे पास टाइप्स क्या हैं, इसके मेजर हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है इसके क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे फंक्शन के
एक फंक्शन का आपको कंसेप्ट होना ये लाजमी है। उसके बाद इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिंपली मैंने उसके कुछ टाइप्स आपको लिखे हैं। टाइप्स का वैसे आपको याद होना लाजमी है, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या कह रहे हैं टाइप्स में, अब ये है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यानी साइन वाले, कॉस साइन एक्स कॉस एक्स वाले हैं इसमें। फिर उसके बाद है इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन जो इन्वर्स ऑफ साइन और इन्वर्स ऑफ कॉस। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी जो एक्सपोनेंट वाले हमारे पास आते हैं। फिर हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास है। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास है, ये उसके टाइप्स हैं। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास मौजूद है। अब आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, उसमें डोमेन एंड रेंज हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। सिंपली जिस तरह हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं 1 1, तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी उसमें हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन में हमारे पी ओवर क्यू वाले क्वेश्चन जितने भी, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के क्या है, टाइप्स हैं। अब बेसिकली हम इसके सिंपल जो हमारे पास लीनियर फंक्शन है उसके हम क्वेश्चन करेंगे, और जो कंपोजिट फंक्शन है, मेन जो कंपाउंड फंक्शन भी उसको कहते हैं, उसके हम क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे पास HSC के पेपर में हर साल उससे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें ये मेन क्वेश्चन है, इससे ये फर्दर उसके हम जो है उसके ब्रांचेस के तौर पर जिस तरह के हैं सब क्वेश्चंस है, तो वो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा, और उसका कोई भी ये जो मैंने क्वेश्चन दिया उसके फर्दर 1 2 3 4 5, तो उसमें से कोई भी हमें दे सकता है। यानी सबसे पहले मेजर क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा वहाँ पे, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद या ये होगा या ये होगा या ये होगा, या बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं। ठीक हो गया। तो उसमें नंबर 1 पे जो हमारे पास है वो F और 4 स्मॉल ब्रैकेट में उन्होंने दिया है, और उसके सामने क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट क्या करना है, उसके साथ हमें ये क्वेश्चन वो ज़रूर देंगे। अब सिंपली इसमें इन्होंने ये हमें एक दिया है क्वेश्चन, अब ये फंक्शन का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F स्मॉल x इक्वल टू 10x प्लस 4। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिंपली हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 5fx इक्वल टू 10x प्लस 4। ठीक हो गया, 10x प्लस 4। अब x की जगह हम क्या करेंगे, 4 को पुट आउट कर लेंगे, यानी इनपुट देंगे, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया। तो f और यहाँ पे हमने 4 दिया। ठीक हो गया। और 10x की जगह हम क्या पुट आउट करेंगे, 4 प्लस 4। ओके, यानी x की जगह हम सिंपली 4 को पुट आउट कर लेते हैं। फिर f इक्वल टू ये 40 प्लस 4। ओके, अब ये f4 इक्वल टू 44, तो 44 हमारे पास क्या है, इसका आंसर 44 हमारे पास किसका आंसर है, F4 का हमारे पास आंसर है। तो सिंपली इन्होंने आपको ये दिया होगा और उसके साथ ये फंक्शन का वो इक्वेशन दिया होगा, तो उससे आपने इसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2g, और उसके बाद जो फंक्शन के जो शॉर्ट ब्रैकेट है उसमें 6 इन्होंने दिया है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इन्होंने ये क्वेश्चन दिया होगा हमने, और उसके साथ ये भी दिया होगा, तो हमने इसको फाइंड आउट कर देना है। अब इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सिंपली सबसे पहले ये जो हमें दिया है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, gx इज इक्वल टू 4x माइनस 6। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2g6 इक्वल टू, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये अब सिंपली फर्स्ट टाइम हम ये 2 को साइड में कर देते हैं, साइड में कर लास्ट में हम उसको वापस इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो g6, तो x की जगह हम क्या लिख देते हैं, x की जगह हम 6 लिख लेते हैं। ओके, -6 हमारे पास क्वेश्चन ये है, लेकिन हमने पहले ये पोर्शन निकाला, 2 को हमने उसमें काउंट नहीं किया अभी फ़िलहाल। तो g6
इक्वल टू, अब 4 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर है, 24 माइनस 6। ठीक हो गया। अब जी 6 इक्वल टू 24 माइनस 6, ये हमारे पास 18। अब 18 किसका आंसर आ रहा है हमारे पास, सिर्फ इस पोर्शन का। तो अब इसी 18 को हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी नाउ मल्टीप्लाई बाय 2, अब 2 G6। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2G6 इक्वल टू 2 जब 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 36, ये हमें वो आंसर देगा। तो सिंपली ये हमारे पास क्या है, उसका आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, F1/2 प्लस G1। ओके, ये जो शॉर्ट ब्रैकेट में 1 और 1/2 दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले ये F को सॉल्व करेंगे, फिर G वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ओवरऑल आंसर, यानी इसका हमने आंसर उसको निकाल के देना है। तो उसका हम पहले ये पोर्शन निकालेंगे। ये पोर्शन किस से निकालेंगे, हम इस इक्वेशन से। ये क्या है, F(x) इक्वल टू 10x प्लस 4। ठीक हो गया। अब x की जगह क्या लिख देना है हमने, 1/2। तो F1/2 इक्वल टू 10, यहाँ पे भी हम क्या देंगे, 1/2 प्लस 4। अब ये 1/2 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस 4। तो F1/2 इक्वल टू हमारे पास 9। तो ये क्या आया, इसका आंसर 9। उसके बाद हम दूसरे पोर्शन को सॉल्व करते हैं, जी वाले को। तो उसमें हमने क्या करना है, जी वाले पोर्शन को निकालना है, इक्वेशन को लिखना है, ये जी और ये x इज़ इक्वल टू हमारे पास 4x माइनस 6। अब x की जगह हमने क्या लिखना है, 1 इक्वल टू, और x की जगह यहाँ पे भी किया 1 माइनस 6। उसके बाद G1 इक्वल टू ये 4 माइनस 6। ओके, अब उसके बाद ये G1 इक्वल टू -2, और लास्ट में हमने क्या करना है, उसी क्वेश्चन को अब यहाँ पे तो हमारे पास F1/2 और G1 इसकी वैल्यू तो आ गई। अब सिंपली इसको क्या करना है, प्लस करना है, यानी F1/2 प्लस G1 इक्वल टू हमारे पास जो F1/2 वो क्या है, 9 प्लस, और G ये हमारे पास -2 रहेगा। तो सिंपली 9 माइनस 2, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो F1/2 प्लस G1 इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, 7। तो 7 इसका आंसर है। तो इस तरह के भी वो आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो ये 3 मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चंस है आपके पास। उसके बाद हमारे पास ये 2 शॉर्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इसमें वो कह रहे कि x फॉर विच f(x) इज इक्वल टू gx, यानी x की वैल्यू हम क्या रखें जिसमें हमारे पास f(x) और gx दोनों इक्वल आ जाए, यानी वो कौन सा नंबर होगा जिसमें हमारे पास ये दो क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। तो सिंपली यानी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, x को फाइंड आउट करना है। तो हमने इसमें सिंपली f(x) इक्वल टू gx ये करके इनका हमने इक्वेशन जो अपर उन्होंने हमें दिए होंगे तो उसको हमने पुट आउट कर देना है। यानी f(x) का हमारे पास क्या है, 10x प्लस 4, f(x) इज इक्वल टू 10x प्लस 4 इक्वल टू gx हमारे पास क्या होगा, 4x माइनस 6। ठीक हो गया। अब जो वेरिएबल है वो एक साइड पे हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट वो दूसरे साइड पे। अब ये 10x, ये प्लस 4 इस तरफ आके -4x इक्वल टू ये -6 है, ये +4 इस तरफ आके -4। तो ये हमारे पास सिंपली 6x इज इक्वल टू -10। उसके बाद ये 6 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू, अब ये है x इज इक्वल टू ये 3 और ये 5 -5/3। तो सिंपली हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -5/3। ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर x की वैल्यू हम क्या रखें -5/3 तो हमारे पास f(x) और gx क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन वो आपको दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है,
उसमें वो आपसे कह रहे हैं कि x फॉर विच वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 34, यानी x की वैल्यू हम क्या रखें जिसमें हमारे पास एफ एक्स है वो 34 रहे। अब सिंपली हमारे पास इक्वेशन एफ एक्स का क्या है, 10x प्लस 4, ये हमारे पास इक्वेशन है। वो आप कह रहे हैं कि x की जगह हम कौन सी वैल्यू रख दें जिससे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, 34, क्या आ जाए 34। अब सिंपली अगर हम x की जगह 1 रखें तो 10 1 10, 10 प्लस 4 तो 14 है। अगर 2 रखें तो 2 10 20, 20 प्लस 4 ये 20 प्लस 4 ये हमारे पास 24। अगर 3 रखें तो 3 10 30, 30 प्लस 4 34। तो अगर x की जगह हम क्या रखें, 3 रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 आंसर सिंपली, यानी 10 3 प्लस 4। तो इसमें ये हमारे पास क्या आ गया, 30 प्लस 4 इक्वल टू 34, यानी x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो हमारे पास 34 आंसर देंगे। यानी शॉर्ट इस तरह के कॉमन सेंस वाले भी क्वेश्चन वो आपको दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लीनियर क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5kx माइनस 7 एंड f2 इज इक्वल टू 28, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी इसमें हमें उन्होंने क्या दिया है, एफ एक्स का एक इक्वेशन दिया गया है और फिर इसके बाद हमें उन्होंने क्या दिया, f2 हमारे पास किसके इक्वल है, 28, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब वैल्यू ऑफ k हमने बेसिकली इसमें फाइंड आउट कर देना है। ठीक हो गया। अब सिंपली अगर हम इक्वेशन को एक बार लिखते हैं जो इन्होंने हमें दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 3 प्लस 5kx माइनस 7। ठीक हो गया, ये इन्होंने हमें एक इक्वेशन दिया है। अब इसके साथ इन्होंने एक और भी दिया है, एक और चीज़ जिसमें f2 इक्वल टू 28, ये हमें उन्होंने दिया गया। तो सिंपली हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, x की जगह 2 लिख देंगे और f2 का वैल्यू क्या है 28, तो इसके ओवरऑल इसकी जगह क्या लिख देंगे 28 और x की जगह हम क्या पुट आउट कर लेंगे 2। मीन यहाँ पे अब अगर x की वैल्यू हम 2 रख दें तो यहाँ पे क्या होगा 28 इक्वल टू x की जगह हम क्या लिख देंगे 2, क्योंकि इन्होंने हमें ये क्वेश्चन में दिया है 2 प्लस 5k, x की जगह क्या पुट आउट करेंगे 2 माइनस 7। ओके, अब यहाँ पे सिंपली ये 28 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 8 प्लस अब ये 5k 2 हैं, अब 5 2 ज़ा 10, तो ये हमारे पास 10k रहेगा माइनस 7। ओके, अब ये 28 प्लस 28 इक्वल टू 8 प्लस 10k माइनस 7, ये प्लस 8 है ये माइनस 7 है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा इक्वल टू 28 इक्वल टू 10k प्लस 1, यानी प्लस 8 और माइनस 7, ये हमारे पास प्लस 1, ये प्लस है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास 10k है, तो ये 27, ये 10 इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी इज इक्वल टू k। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या रहेगी 27/10, ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। तो मेरी कोशिश रही कि जिस तरह के भी पॉसिबल क्वेश्चन हो लीनियर फंक्शन में तो वो मैं आपको सॉल्व करके दे दूँ। बाकी आपके पास जितने भी रिमेनिंग रहे जो वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, जो आपकी हेल्पिंग बुक है यूसेट के बुक या बाकी जो नोट्स में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मेंशन किए, तो उसको भी आप कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब इसके बाद हमारे पास जो है कंपाउंड फंक्शन। अब कंपाउंड फंक्शन क्या है, कंपाउंड फंक्शन को बेसिकली कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। तो कंपाउंड फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन सेम है। इसमें हमारे पास ये 4 फार्मूले अपने याद रखने हैं, ये 4 फार्मूले अपने क्या करने याद रखने हैं। इसमें हमारे पास अगर इस तरह का फॉर्म को क्वेश्चन आ जाए, यानी f.g उसके बाद ब्रैकेट फिर स्मॉल x, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल टू f ब्रैकेट gx। ठीक हो गया। और अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया गया g.f ब्रैकेट x, उसके बाद इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं g, यानी सिंपली जो फर्स्ट हमारे पास है उसको हम यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे और उसको ब्रैकेट में f(x) लिख देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास f² x हो तो इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा f और f उसके बाद x। अगर g² x दिया गया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू g और उसके बाद ब्रैकेट में gx।
तो ये 4 फार्मूले आपने याद रखने हैं। अब इसमें जो ये वैल्यू है ये सिंपली इस टाइप का है, यानी जिस तरह हमने स्टार्ट में ये देखे एफ के साथ हमने एक्स पढ़ा था, तो इसका मकसद मतलब यही है कि ये एक शॉर्ट ब्रैकेट में है। तो ये 4 फार्मूले आपने याद रखने हैं लाजमी। अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन दिया गया तो उसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि इस फॉर्म में सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे, उसमें मज़ीद आपको इसका समझ आ जाएगा कि ये फार्मूले बेसिकली है क्या। अब भी आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या एफ जी एक्स और एफ जी एक्स लिखे हुए, डबल ब्रैकेट कभी सिंगल ब्रैकेट। तो सिंपली इसके क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इधर जी एक्स इज इक्वल टू 2x, ये हमें दिया गया होगा। उसके बाद उसके फर्दर शॉर्ट उन्होंने नंबर 1 2 रोमन डिजिट में, यानी एक क्वेश्चन नॉर्मली वहाँ पे दे देते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शंस होते हैं। देखिए एक बात तो ये याद रखें, स्पेशली ये जो टॉपिक है पूरे जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसमें से ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा टफ है, लेकिन मेरी कोशिश रही कि जितना भी इसको ईजी बना सकूँ मैंने ईजी बना दिया। बाकी इसका जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन वो मैंने इस वीडियो लेक्चर में शामिल कर दिया। बाकी मैथमेटिक्स का तो आपको वैसे पता है कि थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपने इसको बोर होकर नहीं पढ़ना। इसको एक गेमिंग के ज़रिए, कि जिस तरह कोई गेम खेल रहे हो तो सिंपली आपने इस तरह उसको सॉल्व करते रहना है। अगर आप इसको अपने ऊपर बोझ समझेंगे कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, बड़ा टफ है, ये क्या चीज़ है, ये किस तरह के फार्मूले, तो तब आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आप रिलैक्स हो के आप कहेंगे नहीं ये तो कोई मुश्किल नहीं, तो आप इसको रिलैक्स हो के आप इसको एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो सिंपली अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि कंपाउंड क्वेश्चन के ये हमें क्वेश्चन दिया गया हो गया, ये एफ एक्स की यूनियन इक्वेशन, फिर ये जी एक्स की, और सिंपली हमें ये फाइंड आउट के लिए वो कहेंगे कि इसको फाइंड आउट करें। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया, एफ जी एक्स, ये फॉर्म उन्होंने दिया कि इसको आप क्या करें, फाइंड आउट करें। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे, एफ एक्स वाला सबसे पहले उठाएंगे, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2। ठीक हो गया। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे उठाया, हमें एफ जी एक्स दिया है तो हमने ये इक्वेशन पहले उठाई। जो हमारे पास पहला नंबर होगा यानी पहला जो लेटर होगा उसी का हमने इक्वेशन यहाँ पे उठाना होगा। यहाँ पे उठाया, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो हम क्या लेंगे, हम क्या कहेंगे, रिप्लेस एक्स बाय जी एक्स, यानी इस एक्स को क्या करेंगे हम जी एक्स से रिप्लेस करेंगे। किस तरह, तो अब वो दूसरे स्टेप हम करेंगे। ये सिंपली एफ, अब एक्स यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, इधर हम क्या लिखेंगे, जी, और इधर एक्स। ठीक हो गया, यानी एक्स को हमने किस से रिप्लेस कर दिया, जी एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे भी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू जी एक्स का स्क्वेयर, ओके, माइनस, फिर यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, जी एक्स। ठीक हो गया। तो ये स्टेप आपने याद रखना है कि एक्स को हमने किस चीज़ से रिप्लेस किया, रिप्लेस। अब ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास ये फॉर्म बना। अब सिंपली इसी का हम क्या निकालेंगे, आंसर लेंगे, आंसर। अब ये एफ जी एक्स इज इक्वल टू, अब जी एक्स हमारे पास क्या है, 2x, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2x। ठीक हो गया, जी एक्स की जगह हमने क्या लिखा, 2x। उसके बाद 2x का स्क्वायर माइनस, अब जी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x। ओके, अब सिंपली एफ जी एक्स इज इक्वल टू, अब ये 4x स्क्वेयर माइनस 2x, तो ये हमारे पास एफ जी एक्स का आंसर रहा। तो ये आपके पास कंपोजिट या जो कंपाउंड फंक्शन वाले हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आपको वो दे सकते हैं। तो सिंपली इसमें हमने क्या करना था, इसमें पहले हम जो फर्स्ट लेटर है उस वही फंक्शन को ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे नंबर से, और इस तरह हम उसका वैल्यू पुट आउट करके हमारे पास उसका फाइनल आंसर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसी के रिलेटेड, यानी वही जो दो वैल्यू हमें एफ एक्स और जी एक्स के दिए हैं, तो उसी वैल्यू का ये एक और क्वेश्चन है, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब सिंपली इसमें वो हमें ये कह सकते हैं कि जी डॉट एफ एक्स, इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट कर ले इसको, यानी सिंपली वो ये देगा ये 1 कि आप इसको फाइंड आउट कर लें। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख दें। अगर हमें इस फॉर्म में दे दे या इस फॉर्म में, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर इस फॉर्म में देंगे तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको फर्दर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लेटर क्या है,
जी एफ एक्स, तो हम इक्वेशन कौन सा लिखेंगे, जी वाला। जी एक्स इज इक्वल टू वो हमारे पास क्या था, 2x। ठीक हो गया। अब यहां पे क्या कहेंगे कि रिप्लेस x बाय एफ एक्स। वहां पे हमने क्या रिप्लेस किया था, वहां पे हमने कहा कि रिप्लेस x बाय जी एक्स, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय एफ एक्स। तो सिंपली x की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स, जी एफ और x। ठीक हो गया, इज इक्वल टू, अब 2 को 2 ही रहने दें, अब x की जगह क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स। ओके, यानी x की जगह सिंपली हमने क्या पुट आउट किया, एफ एक्स को। अब उसके बाद g हमारे पास f और ये हो गया x इक्वल टू 2। अब एफ एक्स की वैल्यू हमें हमारे पास क्या थी, वो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स था। ठीक हो गया, यानी एफ एक्स की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर दी। अब जी एफ एक्स इक्वल टू, तो 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर 2x² माइनस 2x। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई नहीं हुआ, तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो आपको इस तरह के वो क्वेश्चंस दे सकते हैं, उसमें आपको सिंपली यानी जी एफ का स्टार्ट में उन्होंने इक्वेशन दिया होगा, फिर आपको इस तरह के वो क्वेश्चन देंगे, उसको आपने किस तरह फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो हमारे पास पहला नंबर पे जो लेटर होगा उसी फंक्शन को आपने लेना है, उसी फंक्शन को लेके फिर हमने उसके जो एक्स है उसको रिप्लेस कर देना है दूसरे फंक्शन से, और उसके बाद हमने उसको फाइनलाइज करना है। अब बेसिकली कंपाउंड और कंपोजिट फंक्शन होता है, उसमें से दो से ज़्यादा उसमें हमारे पास फंक्शन मौजूद होते हैं। यानी जो लीनियर, जो हमारे पास पहले के क्वेश्चन थे वो हमारे पास लीनियर फंक्शंस वाले क्वेश्चन थे, मीन उसमें से हम सिंपली एक फंक्शन को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ कंपाउंड और कंपोजिट में क्या होता है, इसमें एट अ टाइम हमने दो फंक्शंस को, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हमने उसको सॉल्व करना होता है। तो जिस तरह यहाँ पे देख सकते हैं जी और एक एफ दिया है, तो यहाँ पे दो फंक्शन हैं, तो दो फंक्शन को हमने एट अ टाइम सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, अब वो क्या करें, इफ़ यहाँ पे दो फंक्शन हमें दिए गए हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1, फिर दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक हो गया, तो ये दो फंक्शन दिए गए और हमने फाइंड आउट क्या करना है, एफ जी एक्स, ये हमने फाइंड आउट कर देना है। तो सिंपली इसमें उसी तरह पहले एक फंक्शन को हम ले लेते हैं। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ को हम लेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। ठीक हो गया, ये हमने फंक्शन लिया। अब क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे जी एक्स से, तो रिप्लेस एक्स बाय जी एक्स। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या है, एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, जी एक्स। ठीक हो गया, अब इक्वल टू हमारे पास 1, एक्स की जगह सिंपली क्या लिखेंगे हम, जी एक्स प्लस 1। ठीक हो गया, अब उसके बाद एफ ये हो गया जी एक्स इक्वल टू 1 ओवर, अब जी एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर, तो सिंपली हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका क्या है, सिंपली आंसर। तो इसके आंसर सिंपली या इसके सॉल्व करना सिंपल है, लेकिन इसका हमें फार्मूला और इसका हल्का सा जो प्रोसीजर है इसका आना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके पास लीनियर फंक्शन के जो क्वेश्चन है, फिर उसके बाद कंपाउंड कंपोजिट, यानी एट अ टाइम एक फंक्शन को फाइंड आउट करना, फिर एट अ टाइम दो फंक्शन को किस तरह हम सॉल्व करते हैं, वो तमाम क्वेश्चन हमने 1 बाय 1 डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट में डोमेन और रेंज, उसका कंसेप्ट क्या है वो हम पढ़ते हैं। अब डोमेन और रेंज हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट इनके दरमियान डिफरेंस भी आपको दिया, और इसके 2-3 क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, तब हम इस वीडियो लेक्चर को एंड करेंगे। अब डोमेन का मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि ये बेसिकली क्या है, इनपुट वैल्यू। वो जो स्टार्टिंग में मैंने एक आपको फंक्शन से कहा कि फंक्शन ये हमारे पास एक मशीन है, उसको हम इनपुट देंगे, वो हमें क्या देंगे, आउटपुट। जो इनपुट दे रहे हैं वो हमारे पास क्या है, डोमेन, जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या है, रेंज। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या है इसको डिस्कस करें। अब ये डोमेन, द सेट ऑफ इनपुट वैल्यू फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड।
ये एक बात भी एक्स्ट्रा हमने उसके साथ याद रखना है। एक तो हमने कहा कि द सेट ऑफ एन इनपुट, यानी हमने इनपुट दिया, ये हमारे पास जो इनपुट का जो सेट होगा वो हमारे पास क्या है, डोमेन। लेकिन उसके बाद हमने ये एक पॉइंट भी याद रखना, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइन, यानी जो हमारे पास फंक्शन को डिफाइन भी करे, डिफाइन किस तरह करे कि उसका प्रॉपर वो फिर आउटपुट दे दें, ना कि इस तरह का इनपुट जब हम इनपुट दे दें उसका आंसर ही ना आ रहा हो, तो वो डोमेन पे नहीं कहलाता। सिंपली जिस तरह के यहाँ पे एक दो एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं, अब एक्सप्रेशन ये स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी स्क्वायर रूट में हमारे पास जो भी होगी वो या तो जीरो होगी या तो जीरो से बड़ी वैल्यू होगी, यानी प्लस 1 2 3 4 5 इस तरह होगी, माइनस में नहीं हो सकती है। अगर माइनस में कोई वैल्यू होगी तो हमें वो आउटपुट नहीं दे सकती। वो नीचे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, उसके हवाले से आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये पी और क्यू, अब पी और क्यू, इसमें क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो आया तो ये हमारे पास आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि ये फिर इन्फिनिटी में बात चली जाएगी। तो सिंपली ये आपने डोमेन के बारे में याद रखेंगे कि ये क्या है, कि इनपुट वैल्यू, उसको क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। और उसके बाद एक कि वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन। वेल डिफाइन मतलब यानी उसने हमें ज़रूर आंसर देना होगा, आउटपुट देना होगा। तो ये हमारे पास डोमेन रहा। अब डोमेन बिलोंग टू बेसिकली ये रियल नंबर, डोमेन बिलोंग करेगा किस चीज़ से, रियल नंबर, और ये एक्स एक्सिस पर शो अप होगा। उसके बाद रेंज, रेंज हमारे पास क्या है, दिस सेट ऑफ आउटपुट वैल्यू, जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारे पास बेसिकली क्या है, रेंज। तो रेंज बिलोंग टू रियल नंबर और ये वाई एक्सिस पे शो अप होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, दिया है कि y इज इक्वल टू 1 ओवर x। सिंपली ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब y को एक फंक्शन आप ले लें तो 1 ओवर x। अब क्या करते हैं, क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम सिंपली एक ही रो में दोनों का हम शो अप करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये हमारे पास मिड लाइन और इसके ज़ीरो करते हैं। ऊपर को हम x ले लेते हैं, ये नीचे y, यानी x पे हम क्या शो अप करेंगे, डोमेन को x, और y पे हम क्या शो अप करेंगे, सिंपली रेंज। यानी ये y हमारे पास यहाँ पे नीचे रेंज होगा, ऊपर क्या होगा हमारे पास, डोमेन रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर x की जगह, यानी इस साइड पे 1 लिख दें, ये यानी 1 2 3, और इसके बाद यहाँ पे -1 -2 और ये -3। अब ये मैंने ऊपर डोमेन लिया यानी इनपुट, अब यहाँ ज़ीरो है। अब अगर x की जगह मैं ज़ीरो लिखूँ, यानी x की जगह मैं क्या लिखूँ, ज़ीरो, इधर ये ज़ीरो है मिसाल के तौर पर, ये डोमेन है, डोमेन इनपुट दे रहा हो, ये इनपुट मैंने उठाया, इधर मैंने दिया, यहाँ पे जब मैंने दिया तो 1 ओवर 0 0, ये हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास आंसर ही नहीं आ रहा, हमारे पास इन्फिनिटी बात चलेगी, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ये वेल डिफाइन नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये डोमेन नहीं है, ना ये डोमेन है ना ये रेंज है, तो इसमें हमारे पास ज़ीरो नहीं आ सकता। इसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे कि इसका डोमेन क्या है इस क्वेश्चन का और इसका रेंज क्या है। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसके हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने हैं। तो ये देखें, अब इसमें ये ज़ीरो हमारे पास शामिल नहीं, क्यों, क्योंकि हमने जब ये ज़ीरो इनपुट दिया उन्होंने हमें आउटपुट ही नहीं दिया, वो इन्फिनिटी में बात चलेगी। अब उसके बाद हम करते क्या हैं, x की जगह 1 रख देते हैं, यानी ये x को उठाते हैं, ये 1 को उठाते हैं x की जगह लिख देते हैं, यानी इनपुट हमने दिया, इनपुट आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 ओवर 1 इक्वल टू 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, आउटपुट क्या आएगा 1। अब x की जगह हम 2 को रख लेते हैं, तो जब 2 को रखेंगे 1 ओवर 2 इक्वल टू 0.5, यानी जब हमने 2 इनपुट दिया तो हमें आउटपुट क्या मिली 0.5। उसके बाद 3 को हम x की जगह रख लेते हैं, तो हमें जब हमने इनपुट हमें 3 दिया हमने इनपुट, तो हमें आंसर क्या आया 0.3, ये बाकी यानी 0.333, यानी जब हम इनपुट देंगे तो वो हमें आउटपुट देगा। अब इनपुट जो हम दे रहे हैं वो क्या है, डोमेन, और आउटपुट हमारे पास क्या है, रेंज। 3 हमने इनपुट दिया, आउटपुट हमें क्या मिला 0.3, यानी 1 ओवर 3 जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.3। इसके बाद अगर हम -1 यहाँ पे रख दें तो 1 ओवर -1, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, -1 ही आंसर आएगा। तो इनपुट -1 दिया, आउटपुट क्या है -1। फिर इसके बाद -2 जब हम देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 ओवर -2, तो ये -0.5। फिर इसी तरह जब हम -3
एक्स की जगह लिखेंगे यानी इनपुट देंगे, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, -0.3। तो ये बेसिकली ऊपर जो है वो डोमेन है, नीचे रेंज है, यानी हम ये इनपुट दे रहे हैं, ये हमें आउटपुट मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में या इस फंक्शन में हमने पुट करना। अब यहाँ पे हमारे पास डोमेन और रेंज है क्या, मेन चीज़ हमारे पास डोमेन रेंज, वो आपको ये क्वेश्चन है कि आप बताएं इसमें डोमेन क्या है और इसमें रेंज क्या है। अब इसमें सिंपली हम लिखेंगे कि डोमेन हमारे पास क्या है, डोमेन ऑल रियल नंबर, यानी आप देख सकते हैं तमाम रियल नंबर इसमें मौजूद है, प्लस वाले भी मौजूद है, माइनस, एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी डोमेन में ज़ीरो शामिल नहीं है। ये जो ज़ीरो है ये डोमेन में नहीं है, क्यों नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये हमें आउटपुट ही नहीं दे रहा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, या सिंपली अगर सेट फॉर्म में हम लिखे इसको तो ये, यानी हमारे पास जितने भी हैं रियल नंबर है वो डोमेन में शामिल है, एक्सेप्ट क्या होगा, ज़ीरो, यानी ज़ीरो डोमेन में शामिल है इस क्वेश्चन के। और हमारे पास उसका रेंज क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें हम जो भी नंबर दे रहे तो हमारे पास सिंपली, यानी हमने इनपुट यहाँ पे तो इनपुट ही नहीं आ रहा था, बाकी जितनी भी जगह पे हम इनपुट दे रहे हैं, यानी 1 दिया तो हमें 1 दिया, 2 दिया तो 0.5 या 0.3 जितने भी है वो हमें रियल नंबर। तो रेंज भी हमारे पास क्या है, दिस सेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि y ये एक फंक्शन है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, ये हमें दिया गया। अब इसमें कह रहे हैं कि आप इसका डोमेन और रेंज हमें बताए हैं, डोमेन और रेंज इसका क्या है। तो सिंपली उसी तरह हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें ऊपर x नीचे y एक्सिस हम शो ऑफ करते हैं, ये हमारे क्या देते हैं, ये यहाँ पे 0 है। अब सिंपली अब वही केस जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, यानी इनपुट हम देंगे x की जगह उसको रखेंगे, फिर उसने हमें क्या आंसर देना है वो हमने देखना है, 2 3, इसके बाद -1 -2, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं। अब सिंपली ज़ीरो से स्टार्टअप लेते हैं, तो ज़ीरो को जब हम x पे रखेंगे, यानी x की जगह ज़ीरो को रख दें, यानी इनपुट हम दे रहे हैं ज़ीरो, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो जब ज़ीरो का स्क्वायर रूट होगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो ही मिलेगा। हमारे पास इनपुट क्या है, ज़ीरो, आउटपुट क्या है, ज़ीरो, यानी डोमेन ज़ीरो, रेंज ज़ीरो। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 रख लेते हैं x की जगह, यानी इनपुट हमारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो जब हम 1 रखेंगे तो स्क्वायर रूट 1, यानी 1 तो वैसे भी 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो 1 ही आंसर देगा, क्योंकि अब 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं मीन इस तरह का, यानी 1 1 ज़ा 1 आएगा, तो ये 2 कैंसिल के 1 हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इनपुट क्या देंगे, 2, तो 2 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आएगा, वो 1.4, ये हमारे पास उसका क्या आउटपुट रहेगा। तो ये रेंज है, ये हमारे पास डोमेन है। तो ये तो सिंपली अगर हम देते रहे, 0 दिया 0 दिया, 1 आंसर, 2 दिया फिर 1.4 3 देंगे, तो हमारे पास फिर फर्दर इस तरह का आंसर 4 देंगे तो 2 आंसर देंगे, यानी चलते जाए आगे। अब अगर हम माइनस की तरफ आ जाए, -1 अगर हम यहाँ पे x की जगह इनपुट दे दें, तो स्क्वायर रूट -1, तो हमारे पास आंसर नहीं आ सकता। क्यों, ये एरर शो करता है और ये एग्जैक्ट आंसर इसका बिल्कुल नहीं है, माइनस वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं होता। उसके बाद अगर -2 हम रख लें इसकी जगह, तो वो भी हमें एरर शो करेगा, कैलकुलेटर भी एरर शो करेगा कि ये सॉल्व नहीं होता। तो सिंपली यही बात मैंने डोमेन के स्टार्टअप में किया था, क्या कहा था कि एक्सप्रेशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगर 0 से बड़ा होगा तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट के केस में डोमेन वेल डिफाइन होगा, बेहतर होगा। अगर उससे कम हो गया, माइनस में चलेगा, तो वेल डिफाइन नहीं होगा। ये 2 केसेस डोमेन नहीं होते। तो अगर हम इसका डोमेन और रेंज हम लिख दें कि इसका डोमेन और इसका रेंज, ये हमारे पास क्या है। अब इस केस में तो हम लिखेंगे क्या, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी 0 से लेकर 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सिंपली
इसमें तमाम पॉजिटिव रियल नंबर शामिल है, नेगेटिव शामिल नहीं है। इसी तरह सेम हमारे पास इस केस में भी हमारे पास ऑल, इसका आंसर क्या आ रहा है रेंज का, तो वो भी तमाम जितने भी हैं पॉजिटिव रियल नंबर ही आ रहे हैं हमारे पास। तो डोमेन और रेंज इसके सिंपली ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो ये फंक्शन है एक्स स्क्वेयर के इक्वल है। अब उसको सिंपली उसी तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक हो गया। अब x की जगह हम पहले क्या लेंगे, 0 इनपुट, यानी x की जगह 0 किया तो 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। फिर उसकी जगह x की जगह हम 1 रख लेते हैं, ये हम इनपुट दे रहे हैं, यानी इस 1 की जगह ये x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। इधर भी 1 होगा तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1। जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारे पास डोमेन है, और जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारे पास क्या है, रेंज। यानी इनपुट हम ऊपर लिख रहे हैं और जो हमारे पास इनपुट है वो नीचे लिख रहे हैं, यानी डोमेन ऊपर है, रेंज नीचे है। उसके बाद 2 इनपुट हम रख लेंगे, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 रहेगा। 3 अगर हम इनपुट रखेंगे यहाँ पे और तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या रहेगा, 9। अब -1 हम रख लेते हैं। -1 जब हम यहाँ पे इनपुट रखेंगे और यहाँ पे, तो ये हमारे पास -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -2 अगर रख ले तो -2 मल्टीप्लाई -2 तो +4 आता है। -3 अगर रख ले तो हमारे पास 9 आ रहा है, ठीक हो गया। ऊपर हमारे पास डोमेन, नीचे हमारे पास रेंज। तो सिंपली अगर इसके डोमेन और रेंज को हम लिखें, और रेंज, तो इसके डोमेन में हमारे पास क्या आ जाएगा, द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, सिंपली ऑल रियल नंबर सेट। यानी हमारे पास इस केस में क्या आ रहा है, तमाम जितने भी हैं रियल नंबर है वो हमारे पास आ रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी तक तमाम जितने भी हैं वो डोमेन में शामिल हैं। यानी कोई भी इनपुट हम दे दें, चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे 0 हो, तो वो हमें क्या दे रहा है, आउटपुट देता ही है। तो ये डोमेन इसका क्या है, ऑल रियल नंबर सेट, प्लस इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज हमारे पास है दिस सेट ऑफ या ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। क्यों, अब इस केस में आप देख सकते हैं अगर हम प्लस की वैल्यू दे या माइनस का, तो आंसर हमें क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव ही दे रहा है। इधर भी आप देख सकते हैं 1 दिया तो 1 आंसर, इधर -1 दिया तो हमें 1 आंसर दिया। तो इसमें हमारे पास क्या रेंज क्या रहेगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका डोमेन और रेंज रहा। लास्ट में हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें उन्होंने हमें फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस केस में भी हम सिंपली उसी तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये 0, यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ -1 -2 और ये -3, ये x है और ये y एक्सिस। अब सिंपली इनपुट देते जाए और आउटपुट आपको मिलता रहेगा। इनपुट हमारे पास डोमेन रहेगा और ये रेंज रहेगा। इनपुट हमारे पास क्या है, यानी 0 रखेंगे x की जगह, यहाँ पे भी x 0 + 1, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी 0 इनपुट दिया, हमें 1 आंसर मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे x की जगह हम 1 रख लेते हैं, तो हमें आंसर क्या देगा, 1 + 1 ये 2। अगर हम x की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो हमारे पास 2 + 1